हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं कवर लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। और अगर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री से है तो भी ये चीज़ आपके लिए काफ़ी काम आने वाली है। मॉडर्न हिस्ट्री का भी ये पार्ट है और पॉलिटी की स्टार्टिंग जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उसको भी देखा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर में गिवन है। ये पूरे नोट्स कंप्राइज लक्ष्मीकांत से ही है, पूरे ऑथेंटिक नोट्स हैं। आप इनको कॉपी भी कर सकते हैं और अच्छे से इनको फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने ओन नोट्स आपको शेयर करे हैं जिससे आप अच्छे से समझ के अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो आप, और चाहो तो इनको भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग मतलब कि पॉलिटी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉलिटी का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे इसके अंदर। तो आपको पता है कि हम लोग अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट थे फॉर 200 years। ओके, यू ऑल नो दिस। तो इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी जो पॉलिटी है, हमारी जो इंडिया की पॉलिटी है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसलिए हमने स्टार्टिंग कॉलोनियल पीरियड से करी है। तो वो 1773 के बाद हमने मेजरली करा है, क्योंकि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इंडिया के अंदर आने लग गए थे। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट मीन्स इससे पहले तक पूरी सोल प्रॉपर्टी राइट थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, बट जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना चालू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी, कब से रेगुलेशन स्टार्ट हुआ है, 1773 से। इसके अंदर उन लोगों ने 3-4 चीजें करी जिसको आप याद रख सकते हैं। कैट बी। ठीक है, अब ये कैट बी के अंदर क्या है, फर्स्ट है सेंट्रलाइजेशन, टेंडेंसी टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसके अंदर इन लोगों ने सेंट्रलाइज कर दिया था जो भी पावर है। आपको पता है पावर स्प्लिट थी 3 मेजर प्रोविंसेस के अंदर, जो कि है बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। ठीक है, कैलकाटा, उसके अंदर ये स्प्लिट थी। तो इन लोगों ने क्या करा, बॉम्बे और मद्रास की पावर्स भी कैलकाटा वाले गवर्नर को दे दी। इसीलिए उन्हें पहले जब गवर्नर बोला जाता था, गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था, तो उनकी पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। मीन्स सबसे हाई अथॉरिटी दे दी कैलकाटा वाले गवर्नर को। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेंट्रलाइजेशन वाला ये याद रख सकते हो। ए फॉर एपेक्स कोर्ट, यहाँ पे फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियरी की स्टैब्लिशमेंट भी हुई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड एज अ एपेक्स कोर्ट इन कैलकाटा। ये भी कहाँ पे था, कैलकाटा, क्योंकि ये मेजर एक इंडस्ट्रियल टाउन था कैलकाटा, वहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट होता था ब्रिटिश मार्केट में। इसलिए ये रिसोर्स रिच एरिया होने के कारण कैलकाटा मेजर प्रोविंस था। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात हुई है, क्योंकि अभी जब नेक्स्ट एक्ट अपन पढ़ेंगे इसके अंदर ही, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना है। तो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट हुई और बाद के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, फिर डी से आता है डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्टैब्लिशमेंट अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर बना दिया था। इनको एक इशू करनी होती थी, रिपोर्ट बनानी होती थी रेवेन्यू के ऊपर, सिविल के ऊपर, मिलिट्री के अंदर। इसके अंदर ये जो कंपनी है वो क्या क्या एक्शंस ले रही है, अपने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले रही है, उन सबकी रिपोर्ट इनको तैयार करनी होती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजनी होती थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था, कंपनी को रिव्यू करना अच्छे से, उसकी जो भी फंक्शनिंग है रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को लेके इंडिया के अंदर, वो सारी डिटेलिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये आपको एक्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक्ट जो कि आफ्टर 11 ईयर्स आया था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंदर डायरेक्टली फर्स्ट टाइम स्प्लिट हुआ था मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले ही बना दिए थे, पर उनको सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कमर्शियल एक्टिविटीज को। उनको ये कहा गया था कि आपको लुक आफ्टर करना है कमर्शियल एक्टिविटीज पे। ठीक है, कितना ट्रेड हो रहा है, कौन कौन से मेजर इम्पोर्ट्स में ट्रेड, कौन से मेजर गुड्स में एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सारी चीजें आपको देखना है। ठीक है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया था कि आपको पॉलिटिकल अफेयर्स करने हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स संभालने इंडिया के, जिस तरीके से हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनके साथ क्या डील है, हम लोग किस तरीके से मराठास वगैरह उनको हरा रहे हैं, इस चीज के अंदर बात करने वाले थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनको अलग अलग रिपोर्ट तैयार करनी होती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में देनी होती थी। ठीक है, फिर मॉडिफाइड द काउंसिल ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे ऑन द पैटर्न ऑफ बंगाल।
जिस तरीके से बंगाल प्रोविंस बंगाल काउंसिल को करा गया था मॉडिफाई 1773 में, उसी तरीके से काउंसिल ऑफ मद्रास और बॉम्बे को भी मॉडिफाई करने के एक्शंस लिए गए थे। इवोल्यूशन ऑफ डुअल गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि डुअल गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया के अंदर कब आई थी। ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स का यहाँ पर कॉलोनी थी इंडिया, तो इसलिए डुअल गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आई थी बाय फर्स्ट मेजर स्प्लिट हुआ था कंपनी के अंदर और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर। ठीक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर ब्रिटिश के जो वहाँ के पार्लियामेंट के लोग थे वो थे, और कंपनी के अंदर मेजर ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सन थे वो सिट करते। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम डुअल गवर्नमेंट की बात करी गई थी और इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, इनिशिएशन डुअल गवर्नमेंट का हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। फिर कंपनी की टेरिटरीज फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रिटिश पोजेशन मतलब ब्रिटिश ने पहले ये ट्रेड के पर्पज से आई थी। आपको सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेड पर्पज इंडिया के अंदर आई थी। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करा, इसको कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया। फाइनली इन लोगों को रियलाइज हो गया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इनने वर्ल्ड वाइड 1784 में इनने वर्ल्ड वाइड डिक्लेयर कर दिया कि ये ब्रिटिश की पोजीशन है, अगर इसके अंदर कोई भी अटैक कर रहा है तो वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करने जैसा होगा। तो मतलब कि ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी है, ये इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, 10 एक्ट placed civil and military government of company in due subordination to the government of England। मतलब कि जो कंपनी के सिविल और मिलिट्री एक्ट से जो एक्ट संभाल रहे थे सिविल मैटर्स से रिलेटेड और मिलिट्री मैटर्स से रिलेटेड, वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड देख रही थी। ठीक है, तो कंपनी सबऑर्डिनेट हो गई थी। पहले कंपनी के पास सोल मोनोपोली राइट थी, अब कंपनी सबऑर्डिनेट हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के। जो पार्लियामेंट है इंग्लैंड में वो सारा लुक आफ्टर कर रहा है इसके अफेयर्स को। ठीक है, फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1830। ये चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 1813 में आया, फिर 1833 में आया। ठीक है, इट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली। इस पहले आपको मैंने बताया था कि जब कंट्री यहाँ पे कंपनी आई थी 1614 में आई गेस, तब इसको मोनोपोली राइट दी गई थी जहांगीर के द्वारा। तो अब ये मोनोपोली राइट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनने टेक इन कर लिए, उनने ले लिए वापस, और केवल ट्रेड इन टी एंड कॉफी। ठीक है, टी एंड कॉफी जो कि ये चाइना के साथ ट्रेड करते थे, टी एंड कॉफी के अंदर सिर्फ वो अलाउ था, उसके अंदर इनकी मोनोपोली राइट थी, मतलब कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। बाकी जो ट्रेड्स हैं कॉटन या अदर एक्सपोर्ट मटेरियल के अंदर, वो वाली राइट्स इन लोगों ने और भी कंपनीज को दे दी थी जो ब्रिटिश टेरिटरी से बिलोंग करती थी। ठीक है, फिर कंपनी शुड इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज। ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है कि कंपनी ने कब इन्वेस्ट करना चालू कर दिया इंडियन की एजुकेशन सिस्टम में। तो ये जो कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही थी इन ट्रेड से, इंडिया की और ब्रिटिश की ट्रेड से जो प्रॉफिट गेन कर रही थी कंपनी, उससे इन्होंने क्या कहा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री ने रिफॉर्म लेके आए और उन्होंने कहा कि आपको 1 लाख रुपीज एवरी ईयर स्पेंड करना है एजुकेशन ऑफ इंडियंस पे। ठीक है, जिससे एजुकेशन जो इंडियंस है वो लिटरेट होंगे, और लिटरेट होंगे तो वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे। ठीक है, बट ये इनको बैकफायर कर गई यही वाली पॉलिसी। Empowered the local government to impose taxes and punish for the non-payment subjects। इनने क्या कहा कि लोकल गवर्नमेंट को पूरे टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, जो भी टैक्सेस नहीं देगा उसको पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई टैक्सेस नहीं देता है। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मेजर मैंडेटरी पॉलिसी कर दी थी कि टैक्सेस कंपल्सरी। ठीक है, तो चार्टर एक्ट में मेजरली टैक्स की बात हुई। ठीक है, एजुकेशन की बात हुई और मोनोपोली राइट की बात। तो आप इसको टीम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कि and for monopoly right was taken over and except the tea and coffee trade with China, and this they spent for the taxes was made compulsory and they spent in education system। फिर बात करते हैं नेक्स्ट चार्टर की जो 1833 में आया था, जस्ट 20 years later। इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ये काफी बार आया, मैथ्स का कॉलम्स में भी बहुत बार आ जाता है, यूपीएससी के क्वेश्चन आप अगर तैयारी कर रहे हो तो, और अगर आप कॉलेज वगैरह के लिए भी देख रहे हैं इस मटेरियल को, तब भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंट हेलेना एक्ट किसको कहा गया था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट कहा था। ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के लिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट इनने स्टार्ट कर दिया था सेंट्रलाइजेशन 1773 के अंदर, है ना, गवर्नर जनरल की पोस्ट वगैरह क्रिएट कर दी थी। तो अब ये जो सेंट्रलाइजेशन है वो कंप्लीट कब होता है, 1833 में। और मैंने जब आपको बताया था 1773 में इन लोगों ने
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। अब 83 में क्या कर 1833 में इनने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग was the first governor general of Bengal, and Lord William Bentinck was the first Governor General of India. Okay, so this act created for the first time Government of India having authority over entire territorial area. पहले क्या था, जो जहाँ जहाँ पे कंपनी की मेजर फैक्ट्रीज वगैरह थी वहीं पे उन लोगों का ज़्यादा अथॉरिटी थी। बट इस एक्ट के थ्रू धीरे धीरे उनकी पावर्स और ज़्यादा इंक्रीज हो गई और पूरे टेरिटोरियल एरिया जो भी ब्रिटिश के अंदर उनको फीजिबल लगा उसको उनने ब्रिटिश टेरिटरी बता दिया। ठीक है, फिर लॉज को फर्स्ट टाइम, पहले इससे पहले हम कहते थे एक्ट्स। ठीक है, पहले जो हमने एक्ट लेके आए थे उनको एक्ट ही कह रहे थे, नॉर्मल जिस तरीके से एक्ट कहते हैं। बट इसके बाद जो रेगुलेशन लॉज आए, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आए, उनको सॉरी पहले हम जितने भी एक्ट्स थे उनको लॉज कह रहे थे। ठीक है, जो कि लॉज है मतलब कि आप एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बट इसके बाद से वो एक्ट बन गए, मीन्स मैंडेटरी बन गए, कंडीशंस अप्लाई हुए जैसे टैक्सेशन वगैरह। तो पहले क्या कहा जाता था, बिफोर 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कहा जाता था लॉस, एंड आफ्टर दैट इट वाज टर्म टू एक्ट्स। ठीक है, इट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली। फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था केवल टी और कॉफी में उनको अलाउ कर दिया था चाइना के साथ, बट लेटर ऑन ये भी राइट उनसे ले ली गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कंप्लीटली रूल्ड आउट हो गई। ठीक है, फिर इट बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ईस्ट इंडिया को कंपनी को कह दिया था कि आपसे कमर्शियल अफेयर्स अच्छे से नहीं हैंडल हो रहे हैं और आप केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स संभालिए। इस कॉलोनी को जो बिल्डअप आपने करी है इसको मेजरली देखिए, किसकी रूलर्स को हटाना, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपन टेरिटरी ईस्ट प्रॉफिट के लिए ब्रिटिश के लिए काम में ले सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे अटैक्स करे और अपनी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे कि जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो वीक हो जाए और सारी पावर्स ब्रिटिशर्स के पास आ जाए। इट अटेम्प्टेड टू कॉडिफाई ऑल इंडियन लॉज। इसने क्या करा, ऐसे अटेम्प्ट करे जिससे कि इंडियन लॉज जो हैं वो उनके बेनिफिट में रहे। ठीक है, ऐसे ऐसे लॉज बना दिए जो इंडिया पीपल के लिए, इंडियंस के लिए इतने फीजिबल नहीं थे बट उनके प्रॉफिट मेकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उनकी पावर्स इंक्रीज करते गए वो लॉज बना के। ठीक है, फिर फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज सेटअप विद द लॉर्ड मैकॉली। फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया उन लोगों ने, जुडिशरी मैंने आपको बताया था 1773 में वो लेके आ गए थे। फिर उसके बाद उन लोगों को लगा कि हम जो लॉज लेके आ रहे हैं इनको जस्टिफाई भी हमें करना पड़ेगा। उनको जस्टिफाई करने के लिए उन लोगों ने एक लॉ कमीशन बना दिया कि भाई अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो ये लॉ कमीशन है, ये हमको गाइड करता रहेगा, हमें बताता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स है। ठीक है, और कहाँ कहाँ लॉज बनवाने की जरूरत है। तो लॉर्ड मैकॉली को उसका चेयरमैन बना दिया। ठीक है, फिर इट ट्राई टू ब्रिंग अबाउट सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उसकी फर्स्ट टाइम कहाँ पे स्टार्टिंग इनिशिएशन कहाँ हुआ था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर ये लेके आए थे कि सिविल सर्वेंट्स को एक ओपन एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, उसके थ्रू सिलेक्शन होगा जो भी सिविल सर्वेंट्स होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं आफ्टर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद, ये एक गैप के बाद आते जा रहे हैं चार्टर। फर्स्ट चार्टर एक्ट आया था 1813 में, फिर नेक्स्ट आया था 1833 में और अब नेक्स्ट आएगा जस्ट 20 ईयर्स लेटर 1853 में। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वर डिमार्केटेड। ठीक है, इसके अंदर जो लेजिस्लेटिव एक्शंस थे, जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस थे, उनको डिमार्केट कर दिया। इससे पहले क्या होता था कि एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस को संभाल रहा है, बट अब इन लोगों ने अच्छे से कॉडिफाई एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी थी, उसके अंदर मेंबर्स भी अपॉइंट कर दिए थे इनने। ठीक है, तो एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स टू इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनने काउंसिल का नाम क्या दिया था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इनने 6 न्यू मेंबर्स अपॉइंट कर दिए थे, जिसमें कि 4 वर अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट थी एक और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। ठीक है, प्रोविंसेस मेजर कौन सी थी, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। तो वहाँ की जो प्रोविंसेस थी उनके भी 4 मेंबर्स ये ले लिए थे इन लोगों ने। जो यहाँ पे मेजर काउंसिल बनाई थी इनने, उसके अंदर प्रोविंसेस के भी 4 मेंबर्स अपॉइंट करे थे और 2 मेंबर्स सेंट्रल के। ठीक है, ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ठीक है, तो एक एक मेंबर इनने सबसे ले लिया, एक मद्रास का मेंबर, एक बंगाल का, एक बॉम्बे का और एक आगरा का। ये 4 मेंबर तो प्रोविंस से हो गए, बाकी के 2 इनने लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो सेंटर के थे वो लेके एक काउंसिल बना दिया। ठीक है,
फिर बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की ब्रिटिश इंडिया में इनिशिएशन कब हुई थी, तो वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में हुई थी। ठीक है, आप इसको, जैसे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया पिछले 2 एक्ट के, उसके थ्रू भी आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये हमने बात कही थी, पहले वाले एक्ट में भी आ गया था, जो 1833 वाला चार्टर एक्ट था, उसके अंदर भी ओपन सिविल सर्वेंट्स की ओपन कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्वेंट्स की भी बात हुई थी। ठीक है, तो ओपन कंपटीशन सिस्टम इसी के अंदर भी था, बस उसमें माइनर जो चेंजेस ये लोग लेके आ गए। ठीक है, फिर लोकल रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन लोगों ने क्या कहा, और जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन थी, जो काउंसिल सेटअप करी थी इंडियन लेजिस्लेटिव, उसके अंदर प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दी गई। ठीक है, फिर एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इन लोगों ने क्या करा, जो कंपनी का रूल था उसको और एक्सटेंड कर दिया। उसको कहा, पहले ये चार्टर एक 100 ईयर्स का चार्टर लेके आई थी कंपनी, एक परमिशन लेके आई थी क्वीन विक्टोरिया से, बट उसके बाद इन लोगों की अथॉरिटी और बढ़ा दी गई, क्योंकि ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रही थी, तो ब्रिटिश इंडिया को लगा कि हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, और उनने एक्सटेंड कर दिया कंपनी के रूल को और अलाउ कर दिया कि वो जो पोजेशन होल्ड कर रही है इंडिया टेरिटरी के अंदर, उसको करे होल्ड, अच्छे से करे, बट उसके अंदर सबॉर्डिनेट करेगी, वो ब्रिटिश क्राउन के पास मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और वो सबॉर्डिनेशन में होगी ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है, तो कंपनी सबॉर्डिनेट हो चुकी थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, धीरे धीरे पूरा ब्रिटिश क्राउन उसको संभालता गया, और अब कंट्री को कह दिया कि जैसे हम कहेंगे वैसे आपको करना है, बट संभालोगे आप। ठीक है, फिर डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश क्राउन रूल। फर्स्ट क्या था, यहाँ इससे पहले तक सारा कंपनी संभाल रही थी, कंपनी ही देख रही थी मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, और धीरे धीरे रेगुलेट करना चालू करा, क्योंकि कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं दे रही थी ब्रिटिश क्राउन को, इसलिए क्राउन को लगा कि हमें इसको रिप्रेजेंट, ब्रिटिश क्राउन का मतलब है पार्लियामेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट को लगा कि हमें कंपनी को रेगुलेट करना है, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट लाई वो, फिर चार्टर एक्ट लाई, फिर भी उसको लगा कि अब प्रॉफिटेबल नहीं है इंडिया। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो गई थी, 1857 की रिवोल्ट हो गई थी हमारे यहाँ पे मंगल पांडे वाली। उसके बाद से ब्रिटिश क्राउन ने सारी अथॉरिटी अपने हाथों में लेना चालू कर दी, वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इंडिया में आने लग गए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853, इसके अंदर इसको ऑल्सो इसको और भी कहा जाता है, नोन एज, इट इज फॉर नोन एज, आई होप यू अंडरस्टैंड, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस। ये एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इनने क्यों कहा, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट आ सके गवर्नेंस सिस्टम पे इंडिया के। कंपनी क्योंकि अपने प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन कर रही थी लोगों का, इसलिए गुड गवर्नेंस इनके एक ऐसा नाम दे दिया जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाए कि अच्छा ठीक है ये हमारे बेनिफिट के लिए, और हम उसको एक्सेप्ट कर लें। तो जस्ट बिकॉज कि लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, उनने इसको और नाम दे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 है, उसको एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस भी कह दिया था। ठीक है, फिर रूल ऑफ कंपनी एंडेड एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू ब्रिटिश क्राउन। फिर ये सारे कंपनी का रूल एंड कर दिया था, मैंने आपको बताया था क्यों एंड करा है, और सारी पावर्स मेजरली किसको दे दी थी, ब्रिटिश क्राउन को। गवर्नमेंट की, टेरिटरीज की, रेवेन्यू की, हर एक पावर ब्रिटिश क्राउन को चली गई थी, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस संभाल रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है वो संभालने लग गई थी। एंडेड डबल गवर्नमेंट एंड अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स की स्टैब्लिशमेंट हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, उसको अबॉलिश कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर इंडिया, फिर उसके बाद एक नया ऑफिस और नया पोस्ट और स्टैब्लिश करा गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरा कंट्रोल करेगी, अथॉरिटी रखेगी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ही वॉज असिस्टेड बाय 15 मेंबर काउंसिल। इसके अंदर ये जो है, जैसे अपना पीएम का सेटअप होता है पूरा, उसी तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेजर हेड होगा, उसके साथ उसके सबॉर्डिनेट में होगा 15 मेंबर की एक काउंसिल, जो कि एडवाइजरी काउंसिल होगी। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताएगी उसे क्या क्या एक्शंस लेने हैं, क्या नहीं लेने, क्या क्या लॉज लेके आने। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन नाउ हाईली सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज किस तरीके से हो गया कि भाई 15 मेंबर्स का एक काउंसिल है, बट उसको मेजर हेड कौन कर रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सारी अथॉरिटी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। तो वो जैसा चाहेगा उसी तरीके से कंट्रोल करेगा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है यहाँ तक। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट और बाकी के जो बचे हुए एक्टर, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मैं कोशिश करूंगी कि ये वाला वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी से लेके आ जाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।